दक्षिणी प्रशांत महासागर में लहरों के बीच एक ऐसी जगह है जिसकी कहानी बिल्कुल अलग है। आज हम बात करेंगे टोंगा की, एक ऐसा साम्राज्य जिससे कोई जीत नहीं पाया। अच्छा, तो टोंगा को अपने पड़ोसियों से क्या चीज़ अलग करती है? वो ये है कि ये अकेला ऐसा पॉलिनेशियन देश है जिस पर कभी किसी बाहरी ताकत ने कब्जा नहीं किया, जिसे कभी उपनिवेश नहीं बनाया गया। तो सवाल ये उठता है कि उस दौर में जब बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे, तब भला टोंगा ने अपनी आज़ादी को बचाए कैसे रखा? चलिए इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है टोंगा की अपनी जमीन और उसके लोगों में। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ की जमीन और लोगों ने मिलकर इस साम्राज्य को कैसे गढ़ा। तो देखिए, टोंगा कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये 70 से भी ज्यादा द्वीपों का एक पूरा समूह है। और ये फिजी से भी करीब 800 किलोमीटर पूर्व में विशाल प्रशांत महासागर में काफी अलग थलग बसा हुआ है। इन द्वीपों की बनावट भी बड़ी कमाल की है। मतलब ये उठे हुए मूंगे और ज्वालामुखी के मेल से बने हैं, और इसी वजह से यहाँ की मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि खेती बाड़ी के लिए एकदम परफेक्ट है। सदियों से इसी मिट्टी ने यहाँ के लोगों को पाला है। और इन द्वीपों पर रहने वाले लोग करीब 1,06,000 की आबादी है यहाँ। पर सबसे खास बात यह है कि इनमें से 97% लोग जातीय टोंगन हैं। सोचिए, इतनी जबरदस्त सांस्कृतिक एकता, और शायद इसी एकजुटता ने उन्हें बाहरी ताकतों के सामने हमेशा मजबूत बनाए रखा। आज की बात करें तो टोंगा में ईसाई धर्म सबसे ज्यादा माना जाता है, जिसमें प्रोटेस्टेंट की संख्या सबसे ज्यादा है। पर दिलचस्प बात यह है कि ये धर्म यहाँ बहुत बाद में आया, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसने टोंगा का आज का इतिहास लिखने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और टोंगा के शानदार इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। हम उन खास घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने इसे अपनी संप्रभुता बनाए रखने में मदद की। ये टाइमलाइन टोंगा के एक असाधारण सफर को दिखाती है। मतलब प्राचीन बस्तियों से एक ताकतवर साम्राज्य बनने तक, फिर यूरोपियों के आने से लेके आखिरकार 1970 में पूरी तरह से आज़ाद होने तक। हर एक पड़ाव ने इनकी आज़ादी की राह को और पक्का किया। 1830 का दशक ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ गृह युद्ध छिड़ गया। ये एक तरह से नए और पुराने की लड़ाई थी। एक तरफ वो सरदार थे जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, और दूसरी तरफ वो जो अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़े रहना चाहते थे। हुआ ये कि विदेशी मिशनरियों की मदद से ईसाई गुट जीत गया। और फिर आया वो कदम जिसने सब कुछ बदल दिया। टोंगा पर कब्जा करने के बजाय ब्रिटेन ने 1900 में एक मैत्री संधि पर दस्तखत किए। इससे हुआ ये कि टोंगा एक संरक्षित राज्य तो बन गया, लेकिन कभी गुलाम नहीं बना। वाकई ये एक शानदार कूटनीतिक जीत थी जिसने उनकी राजशाही और सरकार को हमेशा के लिए बचा लिया। तो ये तो थी इतिहास की बात, पर आज का आज़ाद टोंगा कैसा है? चलिए इस द्वीप देश की आर्थिक सच्चाई पर एक नज़र डालते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। टोंगा की अर्थव्यवस्था का 35% हिस्सा, यानी 1/3 से भी ज्यादा, उन टोंगों लोगों के भेजे हुए पैसों से चलता है जो विदेशों में काम करते हैं। टोंगा की इकोनॉमी मूलतः 3 चीजों पर टिकी है: खेती, मछली पकड़ना और टूरिज्म। खेती में स्क्वाश और नारियल उगाए जाते हैं, पर चक्रवात एक बहुत बड़ी चुनौती है। मछली उद्योग को अवैध शिकार और बढ़ते तेल के दामों से जूझना पड़ता है। और रही बात टूरिज्म की, तो वहां सुविधाओं की कमी विकास में रुकावट बनती है। लेकिन जानते हैं, इन आर्थिक चुनौतियों के बाद भी टोंगा की सांस्कृतिक विरासत आज भी जिंदा है और पूरी तरह से जीवंत है। चलिए देखते हैं कैसे। टापा कपड़ा ये टोंगन संस्कृति का दिल है। जरा कल्पना कीजिए, शहतूत के पेड़ की छाल को पहले भिगोया जाता है, फिर उसे घंटों तक पीटा जाता है जब तक वो कागज जैसा पतला ना हो जाए, और फिर उस पर प्राकृतिक रंगों से खूबसूरत डिजाइन बनाए जाते हैं। ये कला सिर्फ कपड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर रस्म, हर तोहफे में आज भी जिंदा है। और खाने की बात करें तो वाह, नारियल के दूध में डूबा हुआ ताज़ा कच्ची मछली का सलाद, जिसे ओटा ईका कहते हैं, या फिर लूसिपी, जिसमें मेमने के मांस को केले के पत्तों में लपेटकर जमीन के अंदर बने ओवन में धीरे धीरे पकाया जाता है। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये लोगों को जोड़ने और जश्न मनाने का एक तरीका है। तो टोंगा ने साम्राज्यवाद के तूफान का सामना किया और अपनी पहचान को बचाए रखा।
अब सोचने वाली बात यह है कि सदियों पुरानी यह हिम्मत और ये लचीलापन आज की इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में इनके भविष्य को क्या मोड़ देगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।